यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। आज डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको और थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, क्योंकि गलतियां भी होंगी और कुछ इजी भी लगेंगे। वैसे आज जस्ट 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल हमने 30 किए थे। आप लोगों का बहुत प्यारा सा रिस्पॉन्स रहा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी नए लोगों के लिए। जो लोग देखते हैं डेली वो लोग कोप कर लेते हैं। तो आज नॉर्मली चलेंगे, एकदम नॉर्मल स्पीड पे। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक क्लासेस थी तो मैं हल्का सा लेट हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, आजकल आप देख भी रहे होंगे, ये वाली क्लास 9:35 से पहले पहले शुरू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मंडे टू फ्राइडे आपका सेशन रहता ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अफवाहों से बच के रहें, आजकल टेढ़ी मेढ़ी अफवाहें चल रही हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे या पूरी करेबल टीम से, गगन सर से लेके सबसे मिल सकते हैं 24 मई को, और 12 बजे आई विल बी देयर। ये पूरी डिटेल आपने देख ली होंगी, कल मैंने शेयर की थी। एक क्रिकेट मैच है, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं और लंच भी करेंगे साथ में। चलिए खैर, नोएडा में है जो लोग, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इन सब के आसपास रहते हैं। इसके अलावा DEET+B, रीट और सीटेट में अगर किसी को भी एडमिशन लेना है कंप्लीट बैचेस में, तो आप करियर विल डाउनलोड करके वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाके और तब एनरोल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। ये ऐप अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। कल भी मैंने कई सारे कमेंट्स देखे थे, तो उनको एनरोल करने में ही समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। सिंपल है, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो वैसे करियर विल ऐप डाउनलोड करोगे, या जैसे यूट्यूब डाउनलोड किया हुआ होगा। ठीक है, वहाँ पे एड्स वगैरह नहीं चलते हैं और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होती हैं, बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ेंगे यूट्यूबर वहां। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप देंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 पोल में आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस? कौन सी एक प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी मानसिक क्षमताओं से संबंधित, मेंटल स्किल्स से संबंधित, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से संबंधित। कॉग्निशन हमें पता है ना, संज्ञान, सोचने, समझने, सीखने, कल्पना करने, याद रखने, परसेप्शन क्रिएट करने, ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी, ये सब कॉग्निशन से ही संबंधित है। ठीक है बात। तो कौन सी प्रोसेस को हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहेंगे, यानी कि मेंटल स्किल से संबंधित कौन सी एक प्रोसेस इन 4 ऑप्शंस में से होगी? बताइए। प्लेइंग, ये कॉग्निटिव नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है, ये तो शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें दिमाग कम, फिजिकल एस्पेक्ट्स आपके ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, वो तो भाई फिजिकल जो जितने भी विकास के प्रकार हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो मेजर एस्पेक्ट है वो आपका फिजिकल एस्पेक्ट है खेलते समय। रेट्रोग्रेड एक्शंस यानी प्रतिगामी क्रियाएं या फिर रिवर्सिबल एक्शंस, इसमें भी दिमाग का कोई प्रयोग नहीं है। फिर है थिंकिंग, हाँ ये मेंटल प्रोसेस है, ये संज्ञान का पार्ट है। रनिंग अगेन एक फिजिकल प्रोसेस हो गई। तो सोचना जो है, चिंतन करना, वो किसका? संज्ञान का पार्ट है। ऐसी और कितनी चीजें हैं वो भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉग्निशन से एक क्वेश्चन 100% आता है आजकल। कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निशन क्या है, तो हम कहेंगे मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हुई बात कॉग्निटिव स्किल्स में आएगी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, कॉग्निशन मतलब संज्ञान, जिसमें आपकी थिंकिंग, जितनी भी दिमाग से जो भी चीज कर रहे हैं आप, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास, वो सब यहीं आएगा। थिंकिंग हुआ, रीजनिंग, थिंकिंग मतलब चिंतन, सोचना, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क करना, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इमेजिनेशन, आप कल्पना भी दिमाग से ही करेंगे। ठीक है, परसेप्शन, जो आपके 5 सेंसेस हैं उनसे इंप्रेशन ब्रेन में क्रिएट होगा, उसको हम परसेप्शन कह रहे हैं। ठीक है, मेमोरी आपकी, है ना। क्रिएटिविटी, सैकड़ों चीजें हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं कमेंट्स में क्या क्या आएगा इसके अंदर, है ना। परसेप्शन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो भी काम हम दिमाग से कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी बात। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी सैकड़ों चीजें यहां आ जाएंगी, यानी मानसिक क्षमताओं से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब यही है। क्लियर है बात? हाँ, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीजें ऐसे तो हो सकती हैं। आपकी लैंग्वेज भी इवन संज्ञान से ही संबंधित है। आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है, संप्रत्यात्मक विकास, जो संप्रत्यय है, मान लीजिए आपके दिमाग में एक संप्रत्यय है, किसका? IPL का, है ना। ये कॉन्सेप्ट है एक, कुछ तो होगा दिमाग में, है ना। फोन का एक कॉन्सेप्ट होगा, कहाँ है? हाथों में है? नहीं, दिमाग में है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, संज्ञानात्मक विकास से। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी सेम बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, देखिएगा जरा।
क्वेश्चन नंबर 2 सेज द नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू, यानी जो सामान्य 12 साल का बच्चा होगा अधिक संभावना है कि वो किससे कौन सी एक्टिविटी करेगा। 12 साल का बच्चा, ये आपको यहाँ पे देख के पहचानना है कि 12 साल के बच्चे की जो एक्टिविटी है वो किस तरफ ज्यादा एसोसिएटेड होगी इन 4 ऑप्शंस में से। तो 12-year-old चाइल्ड हैव डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी सकल मोटर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्थूल गतिक कौशलों में, यानी दौड़ने में, भागने में, चलने में, साइकिल चलाने में, इन सब में दिक्कत होगी। नहीं, 12 साल का बच्चा तो ये सब चीजें करने लगेगा, तो ये तो गड़बड़ है। हैव एंजाइटी फीलिंग्स अबाउट प्लीजिंग अडल्ट्स, ऐसा नहीं है कि एंशियस फील करेगा कि भाई दूसरों को खुश नहीं कर पा रहा है ना। अगर आप गुड बॉय गुड गर्ल से भी जोड़ेंगे तब भी वो 12 साल से पहले की बात है। ठीक, अगर हम बात करें कन्फाइन हिज और हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ, यानी अपने हितों को यहां और अभी तक सीमित करना कि सिर्फ जो है अभी है, नहीं ऐसा नहीं है, वो फ्यूचर के बारे में भी सोच पाता है, कल्पना कर पाता है। ठीक, तो आंसर क्या है? 60% लोग सही दे रहे हैं। बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, सहकर्मी अनुमोदन के लिए उत्सुक रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आ चुका है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, और 7 से 11 में भी पीयर्स का पूरा प्रभाव है क्योंकि वो भी गैंग एज है। ये है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। यहां तो पीयर ग्रुप सर चढ़ के बोलता है, मतलब उसको बाइक भी वही चाहिए जो उसके दोस्तों के पास है, जो उसके दोस्त कहें वो सही है ना। तो सहकर्मी या सहपाठी कहेंगे या साथी समूह का जो अनुमोदन है उसके लिए वो उत्सुक रहेगा। थोड़ा सा ट्रांसलेशन आज गड़बड़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह के क्वेश्चंस जो स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं और जो घुमा करके या ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भारी भारी लगा करके लेंदी पूछे जाते हैं, दोनों का मिश्रण लेके चलना पड़ेगा। कभी ऐसे क्वेश्चंस, कभी वैसे क्वेश्चंस, मिक्स एंड मैच करके आपकी पेडागोजी की तैयारी यहां से ढंग से हो जाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, नॉट लिखा है, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ 3-dimensional थियरी ऑफ गिलफर्ड। जेपी गिलफर्ड की थियरी, एक दिन मैंने आपको वो चार्ट बना के भी समझाया था। 3-dimensional या फिर SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। और इसमें क्या है? 3 डायमेंशंस होती हैं। क्या है? 3 डायमेंशंस हैं। 3D है ये, ठीक है, 3 आयामी है, ठीक। CPO से याद कराया है आपको बैचेस में भी, अगर आप हैं या यूट्यूब पे भी आपने पुराने वीडियोस भी अगर देखे हैं। CPO या PCO से भी करना है तो PCO से कर लो, बट CPO सही सीक्वेंस है इसको याद रखने का। C फॉर कंटेंट्स, P फॉर प्रोडक्ट्स, O फॉर ऑपरेशंस, एबिलिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिलफर्ड्स थियरी। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या होगा? जो पार्ट नहीं है, एबिलिटीज। तो सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, है ना, कि गिलफर्ड के सिद्धांत का कौन सा एक घटक नहीं है, तो क्षमताएं नहीं है, ऑपरेशंस है, संचालन है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स है, कंटेंट्स यानी सामग्री है। 3 एस्पेक्ट हैं और इन 3 एस्पेक्ट में CPO, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 6 × 5 × 6 ऐसा ही कुछ बनता है ना। 6 5 जो 30 और 36 जो 180। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 180 आज की डेट में। पहले 150 हुआ करते थे। तो ये इनकी थियोरी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इनके अंदर भी फिर चीजें होती हैं बट वो मैटर नहीं करती, इतना ही आपसे जनरली पूछता है। आगे बढ़ेंगे भाई, इतनी जल्दी पोल क्यों गायब कर दिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एन इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस इज, एक प्रभावशाली स्कूल अभ्यास है, यानी स्कूल में कौन सा एक कार्य जो है वो प्रभावशाली माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। देखिएगा एक बार, तो ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूस कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी उस प्रैक्टिस को, उस एक्शन को हम स्कूल में अच्छा मानेंगे जहां पे बच्चों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं लगातार। बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना होता, नहीं करना होता, नहीं करना होता। बिल्कुल कान पकड़ लीजिए, बच्चों को कंपेयर नहीं करना। बच्चों को कंपेयर अगर करना है तो उसी की प्रीवियस परफॉर्मेंस से करना है कि हिमांशी 1 साल पहले तो आप ऐसे करते थे या ये डिस्कशन करते थे, आज ये है, तो कल से आपकी राइटिंग जो है इंप्रूव हुई है आज, है ना, या कल से और बदतर हो गए हैं। मतलब इन शब्दों में तो नहीं, बट आप बच्चे को बच्चे खुद की ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, किसी और से नहीं। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये तो हटा देंगे। फिर आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये RTE ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है, बच्चों को मुर्गा मुर्गी नहीं बनाना, शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते, इवन मानसिक भी किसी भी तरह से नहीं दे सकते, राइट। फिर आती है बात आपकी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, यानी सब एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है ना, मुझे इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, नहीं है ठीक, इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज द बेस्ट थिंग। यहाँ व्यक्तिगत शिक्षा या हम कहेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की भी जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मतलब इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान बनाया है, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आपने प्लान किया है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। क्लियर है? 49% लोग सही दे रहे हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आप प्लान तैयार करते हैं। IEP यहीं से आया है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल
प्लान्स बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल बच्चों के लिए जो है उनके लिए भी जरूरी है और हर बच्चे के लिए एक तरह से जरूरी ही है। ठीक है, क्लियर है। आज हिंदी में बैंड बज गया हमारे टाइपिस्ट जी ने। कोई बुलंदशहर का नाम ले रहा है, बुलंदशहर वाली मैम की जय हो। अच्छा राहुल, ठीक है जी, आपकी हिंदी की राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। आसिफ, आंसू आ जाता है मेरे ये सुनती हूँ तो, है ना। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 52% लोग डी आंसर कर रहे हैं। आज लेंदी नहीं क्वेश्चन बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लास्ट तक आते आते और अच्छे हो जाएंगे। आज कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हम सबने सुना है, सीबीएसई ने लागू किया था। आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो व्यापक जो शब्द है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, इसका क्या मतलब है? व्यापक का मतलब है यहां इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स, या होलिस्टिक, होलिस्टिकली आप बच्चे को असिस्ट कर पाए कि उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो रहा है या नहीं। सिर्फ पेन पेपर ही नहीं, उसके अलावा भी बाकी एक्टिविटीज में भी, यानी स्कोलास्टिक ही नहीं, स्कोलास्टिक बोलते हैं शैक्षिक पक्ष पेन पेपर वाला, को स्कोलास्टिक बोलते हैं सह शैक्षिक बाकी एक्टिविटीज, दोनों को जोड़ करके कॉम्प्रिहेंसिव बनता है ना। तो इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम, बार बार कंडक्टिंग नहीं, ये नहीं है। ग्रुप टीचर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ये बात बिल्कुल सही है। सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स, ऐसा भी नहीं है। छात्र के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा। व्यापक का मतलब क्या है? जिसमें सभी पक्षों, सतत का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस आप बार बार लेते रहेंगे, जो टेस्ट है आपका, जैसे जैसे शिक्षा चलेगी वैसे वैसे आप आकलन भी करते रहेंगे। बट यहां कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जो है उसका मतलब है व्यापक, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक, पेन पेपर भी और बाकी एक्टिविटीज भी, दोनों तरह से असेस करेंगे बच्चे को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड, यानी दिव्यांग बच्चे, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन में दिक्कत है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए कैसे इंटीग्रेट करके क्या करें। अर्जुन वर्मा क्या कह रहे हो? मैम विश मी टुडे इज माय बर्थडे एंड गिव सम ब्लेसिंग्स, आई विल टैग यू ऑन इंस्टाग्राम इफ इट्स पॉसिबल। अर्जुन वर्मा, आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और पूरे लेट्स लर्न सारे लर्नर्स की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, और मे यू गेट व्हाट यू ट्रूली डिजर्व, व्हाट यू ट्रूली वर्क फॉर, और आप अच्छा करें, अपने हिस्से का परिवर्तन लाएं जीवन में, ये जरूरी है ना। कोई भी एक इंसान तो दुनिया नहीं बदल सकता, बट अगर हम अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दें तो बहुत सारा चेंज आ सकता है और इससे खुशी भी मिलती है ना। तो यू विल डू वंडर्स अर्जुन, मेहनत कीजिए, है ना। टेक केयर, ना। देखिए आप प्रोविजन, देखो कितनी भावुक हो गई मैं। देखो एक बार इधर आओ, अगर हम बात करें यहाँ, है ना, मतलब छोड़ो यार, मैं इतनी खतरनाक बात बोलने वाली थी, बाद में बोलूंगी कभी। आप प्रोविजन, ऐसा फील आता है कि मतलब अपने बच्चे नहीं होते इंसान के, मैं फील तो हो नहीं सकता क्योंकि हुए नहीं कभी, बट या है भी नहीं, बट वैसा ही वाला फील आता है। मतलब इतना बड़ा बड़ा सा फील होता है जब आप लोग ऐसी बातें लिखते हो। खैर आ जाओ इधर। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड, यानी एजुकेशन में प्रोविजन CWSN कैटेगरी के लिए, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी एक दिव्यांगता है ना। मतलब सच में इतने दिल से निकलती है ना बात, मतलब मुझे फील होता है कई बार कि कितना डीप चली गई मैं इतने मन से कभी खुद भी प्रार्थना की है कहीं पे। देखो एक बार, आप प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड थ्रू इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन से बेहतर होता है इंक्लूजन। इंटीग्रेशन होता है सिर्फ आपने एडमिशन कर लिया, एकीकरण से अच्छा है समावेशन। ठीक है जी। बाय इंक्लूडिंग द मेन स्ट्रीम, सिर्फ मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेना नहीं, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बात सही है। एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूसिव सबसे अच्छी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सबसे बेहतर है इंक्लूसिव, क्योंकि ये एजुकेशन फॉर ऑल की बात करेगा, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। समावेशी शिक्षा, सीटेट में तो 5 नंबर का आता भी है, बाकी हर जगह ये क्वेश्चन आता है ये समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम दिव्यांग बच्चों को, हर प्रकार का बच्चा जो भी जिसकी भी डिफरेंट नीड्स हैं, उनको हम शामिल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। 4500 लोग देख रहे हैं, 1700 लोगों ने लाइक किया है, ऐसे कैसे चलेगा भैया और दीदी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देख लो आजकल मूड अच्छा चल रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेहनत की जा रही है इस पे, ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, हर चीज पे मेहनत करने की जरूरत है आज की डेट में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, यानी किस चीज को एक प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा व्यवहार सही करने की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की
ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है? इसको टीचिंग कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे या इंस्ट्रक्शंस कहेंगे? व्हाट डू यू से? मोटिवेशन यार ऐसा थोड़ी है कि ठीक करना व्यवहार को मोटिवेशन होता है। एक बार कोई मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यहाँ हो सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टिंग बिहेवियर, करेक्ट करना, तो स्पेसिफिकली जो उत्तर है वो जाएगा इंस्ट्रक्शन की तरफ। किसकी तरफ? निर्देश की तरफ। इंस्ट्रक्शन में यही तो होता है ना, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है? तो डी शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। टीचिंग में हमेशा करेक्शन नहीं होता, एक्सप्रेशन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स इफेक्टिवली? यानी कौन से एरिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कराने के लिए? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं एजुकेशनल एक्टिविटी, ठीक है? इतने महान लोगों अभी भी लाइक शेयर कर नहीं रहे हो हैं? एक बार मेरे को रिफ्रेश करने दो, ये अटक क्यों गया है? दिल अटक गया है। वो नया गाना भी तो आया, कितने गंदे पीछे मारती हूँ मैं, आप लोग हंस भी लेते हो। कोई बात नहीं, खैर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर आपको जोक समझने के लिए, फिर क्या फायदा होगा? क्वेश्चंस में ही लगा लो दिमाग, ठीक है? एक मैं चंपू बन के बैठी हूँ, बाल इतने चिपक गए हैं। देखो एक बार, देखो एक बार, अगर हम बात करें पोल में आंसर करना है यार, वो पोल ही गायब हो गया था। आई विल वेट फॉर योर पोल। टम 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 83% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए समझते हैं। फिजिकल फीचर्स अलॉन्ग विद मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद फिजिकल फीचर्स, सोशियो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या सोशियो इमोशनल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स? बताइए बताइए बताइए। तो शुड बी द डी ऑप्शन, है ना? सोशियो इमोशनल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल फीचर्स यहाँ पे वो नहीं है कि क्या शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, है ना? कितनी हाइट है, कितना क्या है, सुंदर दिखते हो नहीं दिखते हो, वो नहीं। तो सोशियो इमोशनल, एक तो सामाजिक और भावनात्मक रूप से बच्चे की क्या स्थिति है, कितना अलग है वो, और मानसिक रूप से किस तरह से अलग है। तो ज्यादा बेहतर डी है। कंसिडर करने को बोर्ड्स ए भी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर डी ऑप्शन है। डी के साथ हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। A purposeful assessment should have the following characteristics. एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। Purposeful assessment should have the following characteristics, यानी अगर एक purposeful यानी उद्देश्यपूर्ण, एक प्रॉपर जिसका एक उद्देश्य है, उसके लिए असेसमेंट हुआ है। ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ए, बट ए सिर्फ फिजिकल फीचर्स और मेंटल फीचर्स की तरफ ध्यान दे रहा है, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इनके अलावा सोशियो इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है? तो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि ए नहीं हो सकता लास्ट ऑप्शन में, इट डिपेंड्स बोर्ड क्या कंसीडर करता है। देखिए, अ पर्पसफुल असेसमेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट एनहांसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। भाई पर्पसफुल अगर होगा तो डर के लिए थोड़े ना, स्ट्रेस के लिए थोड़े ना असेसमेंट या आकलन कर रहे हैं, हम टेस्ट ले रहे हैं। फीडबैक के लिए लेंगे, ये बात सही है कि फीडबैक के लिए टीचर को भी समझ में आए, उसकी पेडागोजी में, उसके मेथड्स में चेंज करने की कहाँ जरूरत है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे सिखाया जा सकता है, इसलिए होता है एक पर्पसफुल असेसमेंट। सिर्फ लास्ट में होगा जी नहीं, कंपैरेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्योंकि आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, स्टूडेंट्स जनरली डिस्प्ले कॉग्निटिव डिलेज एंड हैव डिफिकल्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? यानी ADHD वाले बच्चे कुछ हद तक संज्ञानात्मक डिलेज या देरी प्रदर्शित करेंगे, मतलब मेंटली जितने बाकी बच्चे तेजी सीखेंगे, इनको थोड़ी समस्या हो सकती है उसके मुकाबले। किस एरिया में कॉग्निटिव डिलेज या डिफिकल्टी महसूस करेंगे? अटेंशन, हाँ अटेंशन में तो कमी होती है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है अटेंशन में कमी है, बच्चा एक जगह पे टिक करके अटेंटिवली नहीं बैठ पाता, उछलता कूदता रहेगा। मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये नहीं कह सकते। ADHD का मतलब ये नहीं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसका इंटेलिजेंस 0 है, अब सीख नहीं सकता है, बहुत कम बुद्धि है, ऐसा नहीं है ना। ऑटिज्म में ऐसा होता है ना, उसमें भी बुद्धि ठीक है। इंपल्स कंट्रोल नहीं होता बच्चे से, वो जो हाइपर एक्टिव है, कंट्रोल नहीं हो रहा, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहां, 2 मिनट ये देखा 3 मिनट यहाँ देखा। और आजकल तो इंटरनेट मतलब बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस चीज में, स्पेशली जो छोटे छोटे वीडियोस आप देखते हैं, कि इससे अटेंशन स्पैन आपका बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। आपको आदत ही नहीं है कि आप 1 घंटे का कोई क्लास देख सकें, कोई पॉडकास्ट देख सकें, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर देख सकें, है ना। आपको लगता है कि यार इधर से उधर बस 30-30 सेकंड में खत्म होती जाए चीजें, है ना। कोई कच्चा बादाम गा के निकल जाए और मजा आ जाए, ठीक। तो इससे क्या होगा, ADHD बढ़ रही है, मतलब ADHD की जो परेशानी है इससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अटेंशन में डेफिसिट होगा, आपका अटेंशन रुकेगा नहीं, इंपल्स आएगी, अंदर से आवेग आएगा कि भाई चेंज करो, बहुत हो गया। तो A and C ओनली
है ना, बी नहीं होगा, मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन इसमें नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, बताइएगा, दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी उन्हें सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ना पढ़ाया जाए, यानी जो समाज में उद्देश्य हैं उनके अनुसार ना पढ़ाया जाए। फिर है आपका, दे नो दैट द लेसन बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, यानी जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको नियर फ्यूचर में टेस्ट लिया जा सकता है। खुद दीजिए पहले जवाब, मैम आप बहुत अच्छी हैं, मिनी बस इसीलिए जी रही हूं मैं कि आप तारीफ कर दें और मुझे ऑक्सीजन मिलती रहे, है ना। बोलेंगे अंजू, इस पे एक बार आने तो दो फाइनल। टैप इनटू टीन माइंड कहाँ मिलेगा? वो इंटरनेट पे गूगल सर्च कर लो ना वैष्णवी, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी एक बार अनुराग से बोल के, उन्होंने शायद मुझे भेजा भी हुआ था। मैम मैं वाराणसी से हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच संजू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से अलग अलग जगह आके मिलूंगी मैं। कल वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वस्तु स्थायित्व वाला। मनोज एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, मैं जब ये पीडीएफ देख रही थी तब मेरे दिमाग में आया वो, और तब तक फिर मतलब लेट हो चुका था तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। पक्का बता दूंगी, कल बता दूंगी। लखन तुम भी याद रखना, ठीक है। आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, अरे थैंक यू सो मच। हाँ, और कौन हंस रहा है ये? चलो आज 15 ही क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा मैं मस्ती मजाक के मूड में हूँ। आ जाओ एक बार। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, यानी बच्चा जो है वो कब तक नहीं सीख सकता? जब तक उनको सोशल एम्स के अकॉर्डिंग ना पढ़ाया जाए, सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार। बच्चे का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समाज के लिए पढ़ा रहे हैं हम, हैं? बताओ आप, बताओ ये कैसी बात है? शादी कब है आपकी? कल है प्रिंस, टाइम से आ जाना, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन है, दे नो दैट द लेसन बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, कि जल्दी ही टेस्ट लिया जाएगा इसलिए उनको सिखाया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अच्छा तरीका नहीं होगा। सी है, दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, यानी कि वो सीखने के लिए, अच्छा ठीक है। अगर हम बात करें, दे नो दैट द लेसन बीइंग टॉट, दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, भाई बच्चा तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ आके कोई राजनीति की बातें करेगा तो वो सीखने के लिए तैयार थोड़ी है, वो यहाँ सीखने थोड़ी आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो वे सीखने के लिए तैयार हैं। जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक, वो बोला जाता है ना, भैंस के आगे आप कितनी भी बीन बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स जब तक रेडीनेस नहीं है। इसमें आपके जो प्याजे हैं वो कहते हैं जेनेटिक रेडीनेस, यानी एज के साथ मेच्योरिटी, अगर तब तक नहीं है। और जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ रेडीनेस, जब तक बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, माहौल नहीं बना वैसा, तब तक नहीं सीख पाएगा। चिल्ड्रन आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स डेली पूछे, भाई पेरेंट्स डेली पूछते भी हो, रोज टेस्ट भी हो रहे हो, सोशल एम्स भी बन गए हो, अगर बच्चे के मन में नहीं है, अगर वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है, चाहे वो डेली स्कूल क्यों ना आ जाए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपका काम है कि उसको माहौल देना जहां वो प्रिपेयर्ड फील करे, रेडी फील करे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। बेंगलोर कब आओगे? यार बेंगलोर निक्की बहुत दूर है यार, आना तो है, एक काम है, बट मैं अवॉइड करूंगी। देखो एक बार, मतलब मैं आ चुकी हूँ 2 बार बेंगलोर, बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम अब मुझे लगता है 2 दिन कहाँ से लाऊं। द टाइप ऑफ इवेल्युएशन यूज्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, द टाइप ऑफ इवेल्युएशन आएंगे बट कभी ना कभी, यानी किस प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन चल रही है तभी, यानी जब पढ़ाई हो रही है तभी आप आकलन भी कर रहे हैं बच्चे का, जांच भी रहे हैं उसे, साथ साथ फीडबैक भी ले रहे हैं, जैसे अभी हम सीख भी रहे हैं और आप बोल्ड में फीडबैक भी दे रहे हैं कि कितने % लोग सही दे रहे हैं आंसर, कितने गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट या समेटिव। समेटिव होता है फाइनल पास और फेल के लिए, जजमेंट के लिए। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस फीडबैक मिल रहा है, दैट मीन्स क्या होगा आंसर? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव फीडबैक के लिए होता है सिंपल रचनात्मक आकलन। 40% जो पहले होता था, अब तो टर्म 1 टर्म 2 हो गए, और 60% जो इवैल्यूएशन है वो रहती है योगात्मक की, समेटिव की, ऐसे जिसको बोलते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। क्वेश्चन, द सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक डॉक्टर का बेटा एक विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाता है, इसका उदाहरण क्या है ना? जैसे क्या, मेरी फैमिली में सब टीचर्स हैं, मेरे मदर फादर सब आसपास के लोग, तो क्या कहें इसको कि खून में टीचिंग, इसलिए अच्छा हो गया या कुछ मेहनत की होगी? बताओ एक बार, जवाब दो। द सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सोशल हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट या ऑल ऑफ द अबव। कितना अच्छा लगता है ना आपको ये कहना कि ऑल ऑफ द अबव है, कितना पसंद है आपको ये कहना। कुछ हद तक आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव की तरफ
जा सकता है, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी योर सोशल हेरिडिटी। इसमें क्या होता है कि आपकी जनरेशन बाय जनरेशन जो एनवायरमेंट मिला है, जैसी एजुकेशन मिली है, उस चीज का प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा। तो ये सोशल हेरिडिटी होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोलॉजिकल हेरिडिटी है, रंग वैसा है जैसा आपके पिताजी का है, इस तरह की चीजें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीएफ 2005 एम्फसाइजेस द मोस्ट इज, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आपका या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सर्वाधिक बल किस पर देगा? बताइएगा एक बार, फटाफट से बता दीजिए। हाँ, ये प्रांशु को ना ब्लॉक करवाया जाएगा, पूछ रहे हैं आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं। यही तो संस्कृति है हमारी, कितने ही तो होने चाहिए हैं। गालियां खाओगे मेरे से सच में, मुझे इतना गुस्सा आता है ना ये शब्द भी सुन के। कितने, मतलब ये तो एंटाइटल्ड है इन चीजों से तो लोग आज की डेट में। जनरेशन देखो अपनी, है मतलब कोई सेक्रेट चीज नहीं है, बैंड बजा दो खुद की ही, 70 जगह इन्वॉल्व हो जाओ। है कोई इमोशंस की वैल्यू मत छोड़ो जिंदगी में। मम्मी पापा भी यही करते हैं ना, तो फिर बस चल जाता परिवार। फालतू बातें करवा लो जब देखो। आ जाओ इधर, कितने बॉयफ्रेंड हैं, हद कर दी। मतलब आएंगे, बिहार भी आएंगे। देखो एक बार, आते हैं। छोड़ो छोड़ो यार, कमेंट्स छोड़ो, ध्यान भटकता है। आज क्वेश्चन कम है तो मैं कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। देखो एक बार, कितने आदमी थे, हद हो गई यार। आ जाओ इधर। अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो ये एम्फेसाइज करता है किस पे? ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के निर्माण पर। ठीक है, एनसीएफ सबसे ज्यादा जोर देता है ज्ञान के निर्माण पे, कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, रचनात्मकतावाद पे बेस्ड है। जहां एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, इस पे बेस्ड है आपका। रचनावादी कौन है? पियाजे और वाइगॉस्की। ठीक है, आपका जो एनसीएफ है इस पे बेस्ड है, सिर्फ याद रखने पे नहीं, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स स्पीडी सॉल्व करने पे नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, मतलब खतरनाक लोग हैं। अगर आपकी बातों पे ध्यान दिया जाए तो इंसान पढ़ा ही ना पाए। देखो एक बार, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ चिल्ड्रन लर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट? बताइएगा एक बार। सीटेट में एडमिशन आपके शायद, पता नहीं यार, इस मंथ तो रहेंगे, अब तो 10 दिन ही बचे हैं। मेरी इस बारे में बात नहीं हुई टीम से, बट हाँ इस मंथ तो रहेंगे। गजब बेइज्जती है भाई। हाँ सीरियसली, मतलब ऐसी बातें करते हो, कितना गुस्सा आएगा इंसान को। मतलब आई जस्ट हेट दिस। कोई कैसे पूछ सकता है ये? और कौन से लोग हैं वो जिनके कई कई होते हैं? क्या मतलब है इन बातों का? है पॉलीगैमी को हम विश्वास नहीं रखते। चलो आ जाओ इधर। देखो, हाउ चिल्ड्रन लर्न यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं इस बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी बच्चों के सीखने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। बताइए एक बार, फटाफट से बताओ, आंसर करो। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, यानी बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी, यानी जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। भाई एज वाइज अब वो तैयार हैं तो आप उनको वो चीज सिखा सकते हैं। आप एक 2 साल के बच्चे को वो नहीं सिखा सकते जो आप 8 साल की उम्र में पढ़ा सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट। मैं अगर 5 साल के बच्चे को प्याजे पढ़ाऊं तो वो सिर्फ रट सकता है, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, फिर है चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, गार्डनर भी यही कह रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिवली रेडी होना जरूरी है, ये प्याजे कहते ही हैं, है ना। इसी को वो जेनेटिक मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बिल्कुल सही है, जब बच्चे मोटिवेटेड होंगे तब वो बेहतर सीख पाएंगे। लेकिन कौन सी बात गलत है कि चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं। भाई हम हर जगह सीखते हैं, हर मिनट सीखते हैं अगर देखा जाए तो। मतलब वैसे हम कितने प्रकार से सीखते हैं हमें पता है, जो हमारी एजुकेशन है वो 3 प्रकार की है। सपना कुमारी बहुत बढ़िया। क्या है 3 प्रकार की? फॉर्मल, जो हम स्कूल कॉलेज में जाकर के सीख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इनफॉर्मल है, हम कहीं से भी जिंदगी से सीख ले रहे हैं, है ना। नॉन फॉर्मल है, जब हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं या हम इस तरह की जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है, जहाँ पे डेली नहीं जा रहे हैं आप, बट एक करिकुलम वहां भी है, तो वो आपकी नॉन फॉर्मल हो गई। ठीक है, तो हम सीखते तो कहीं से भी हैं, सिर्फ क्लास तो एक जरिया है, जरूरी थोड़ी इतने सारे लिटरेट लोग हैं सब सीख गए क्या, मतलब बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, नहीं कह सकते, है ना। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल कॉलेज में जाकर के सीखेंगे, औपचारिक शिक्षा, स्कूल कॉलेज रेगुलर वाली। ठीक है, उसके अलावा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, इनफॉर्मल
जब आप फॉर्मल शर्ट साड़ी, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे केंद्रीय विद्यालय के तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे, यानी रेगुलर स्कूल सिस्टम। ठीक, इनफॉर्मल क्या है, आपने कुछ भी पहन लिया जो मन किया आपका, है ना। तो इनफॉर्मल हो गया कहीं से भी, लाइफ से सीख रहे हैं आप, कहीं से भी, एनी टाइम एनीवेयर। और नॉन फॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल है जहां पे कुछ हद तक एक माहौल है बट रेगुलर नहीं है, तो ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे SOL हो गया या फिर इग्नू है ना, डिस्टेंस एजुकेशन हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो बता दीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिए। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा, है ना। करियर विल क्रिकेट लीग, इसमें आप शामिल हो सकते हैं 24 को ये ना, हाँ 24 को मिलेंगे। एक्चुअली डेट्स इतनी सारी है ना दिमाग में कि इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। और ये वाला सेशन अगर आप अटेंड कर रहे हैं ना, आप पेडागोजी किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी कोर्स से पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, किसी भी स्कूल से पढ़िए, किसी भी समुदाय से पढ़िए, बट ये वाली क्लासेस अटेंड कीजिए। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, जो डिस्कशन है वो आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन तो कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। आप एक चीज से हजारों चीजें सीखेंगे। राहुल कुमार कुछ पूछ भी लिया करो भाई, ऐसे पैसे उड़ा रहे हो ये करके, हैं क्या मतलब है इन बातों का, देखो एक बार है सुपर चैट कर देते हो, पूछ लिया करो कुछ। चलिए खैर, ये सीटेट का बैच है जिसमें एडमिशन ओपन है, कंप्लीट टीम है जिसमें पढ़ाई होगी। पढ़ाई ऑब्वियसली आपको पहले से ही करनी होगी, तो जिनको कोई ऐड नहीं चाहिए, कोई और ये नहीं चाहिए कि यूट्यूब पे गाना भी दिखे साथ में, तो वो करियर ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो, भूल गए हो तो कर दीजिएगा। आज क्वेश्चन हमने कम किए हैं बट अच्छे क्वेश्चन हैं। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल मिलेंगे, फ्राइडे है, कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, 20 कर लेंगे, कल 30 किए थे। प्रयागराज भी मिलेंगे यार, मिलेंगे, मीटअप करेंगे, डोंट वरी। अभी मुझे कहाँ वहाँ गाजियाबाद जाना है कल परसों कॉलेज में, कई सारी चीजें प्लान है यार, एक एक करके होंगी चीजें सारी, करेंगे, डोंट वरी। अभी तो गर्मी भी बहुत है। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लूँ आपके, है ना। क्या 11th क्वेश्चन, अच्छा मैम आप अयोध्या कब आ रही हैं? आएंगे यार, मुझे आना भी है अयोध्या। चलो 11th क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या गड़बड़ है। अब तो पढ़ाई के मूड में मैं नहीं लग रही हूँ। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, कैसी बातें करते हो। बच्चे जब तक नहीं सीख सकते तब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। किस व्यक्ति ने कहा है कि ये गलत हो गया है? कहां से आते हैं ये लोग? देखो पूछा है कब तक बच्चे नहीं सीख सकते, अनलेस, चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न अनलेस, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, है ना, जब तक। धोनी वाला गाना नहीं गाना, देखो दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। They know that the lesson of being taught will be tested in near future। देखो कुछ भी कर लो, चाहे रोज टेस्ट ले लो, चाहे सोशल एजुकेशन के एम बना लो, चाहे पेरेंट्स से रोज स्कूल में PTM करा लो, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप दुनिया का कुछ कर लीजिए। बोला जाता है ना, आप प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हो, बट पानी अगर नहीं पीना किसी को तो क्या कर सकते हैं। तो वो सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है। बच्चा तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है ना। मुस्कान क्या कह रही हैं? मैम मैं इस ईयर BEd में एडमिशन करवाऊंगी तो क्या इस जुलाई वाला सीटेट दे सकती हूँ? नहीं, अपने आप को जज करने के लिए, हाँ अपने आप को जज करने के लिए तो दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी सेकेंड ईयर में मिलेगी। आज मेरा बहुत गलत हुआ है। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए बताना एक बार। बिजनौर भी आएंगे भाई, मैम को चरण स्पर्श। अरे प्रमोद जी, आप जैसे लोग कुछ ही बचे हैं अब इस दुनिया में, बाकी लोग तो फालतू बातें कर रहे हैं आजकल, हैं। चलिए फिर आगे बढ़े, गोरखपुर भी आएंगे। मैरिड हूँ, सीटेट की तैयारी घर पे कैसे करूं? देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्ट्रेटजी मैंने शेयर की हुई है, 5 मैराथन देख लो, नोट्स बनाओ बैठ करके, बहुत प्यार से तैयारी हो जाएगी। चाहे पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, अगर सिर्फ लेट्स लर्न से भी कर रहे हो और रात को थोड़ा 2-3 घंटे भी टाइम निकालोगे ना, बहुत हो जाएगा। उतना करके देखना शुरू करो, हो जाएगा। D2+ भी कब तक आएगा, नोबडी नोस यार। वैकेंसी का तो ये कल टपक जाए, हो सकता है फिर 6 महीने ना आए, है ना। और अब तो इन्होंने इतनी जबान बंद की हुई है कि आप यूट्यूब पे बोल के दिखाओ कुछ, मतलब काफी चीजें जो है वो सख्त कर दी हैं। चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, टेक केयर। कोई बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए ये जरूर बताइएगा, मुझे फीडबैक देखना है।